नमस्ते बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अलजेब्रा। और ये क्लास 6 का अलजेब्रा है, क्योंकि 7th और 8th में भी आपको अलजेब्रा पढ़ने को मिलेगा, बट वो थोड़ा ज़्यादा टफ है और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो आज से हम अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं अलजेब्रा क्या है। बच्चों, इससे पहले जो आपने क्लासेस में पढ़ा है वो आपने पढ़ा है किस किस के बारे में? एक मिनट। हाँ, तो आपने इसके पहले जो पढ़ा है वो पढ़ा है आपने अर्थमेटिक। अर्थमेटिक क्या होता है बच्चों? अर्थमेटिक एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है जो कि नंबर से डील करती है ना। तो हमने जहाँ पे भी नंबर्स के बारे में पढ़ा वो अर्थमेटिक है, नंबर्स। दूसरा हमने शेप्स के बारे में पढ़ा, सर्कल, पॉलीगॉन, क्वाड्रिलेटरल, ये सब चीज़ें पढ़ी है ना, लाइन, पॉइंट। तो इस स्टडी को क्या कहते हैं? ज्योमेट्री। इस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स को ज्योमेट्री कहते हैं, जो कि शेप से डील करती है। तो तीसरी हमारी ये है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा भी एक ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, पर उसमें होता क्या है? अलजेब्रा में हम यूज करते हैं लेटर्स का। तो अभी तक हमने नंबर्स यूज किए, 1 2 3 4 मैथमेटिक्स में होता ही है। अलजेब्रा में लेटर्स यूज करते हैं, जैसे ए, बी, एम, एन, कोई भी लेटर हो, ठीक है। अब इन लेटर्स से होता क्या है बच्चों? लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे हम अननोन से डील करते हैं। अननोन मतलब जो हमें पता ना हो, जाना ना हो, ठीक है। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, बट जहाँ पे बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, मतलब आपको बहुत सारे कैलकुलेशन करनी है, बहुत आगे की कैलकुलेशन करनी हो, और वहाँ पे अननोन चीज़ें आ जाती हैं, हमें पता नहीं है कि क्या वैल्यू हो सकता है कुछ चीज़ों का। तो वहाँ पे हम इन लेटर्स का यूज़ करते हैं, और इन लेटर्स में हम कोई भी इसको वैल्यू दे सकते हैं किसी भी नंबर का। सपोज हमने ए लेटर लिया है, कभी उसको 1 दे देंगे, कभी 2 दे देंगे, कभी 3 दे देंगे। तो इन लेटर्स के बेस पे हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलेगा। हम क्या करते हैं अलजेब्रा में? हम करते हैं अलजेब्रा में हम बनाते हैं डेफिनेशंस बनाते हैं, या फॉर्मूले बनाते हैं, या रूल्स बनाते हैं। ऐसे फॉर्मूले, डेफिनेशंस या रूल्स बनाते हैं जिनसे हम कोई जेनरिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, मतलब एक सेट ऑफ टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये इस तरीके से समझना थोड़ा मुश्किल है। चलिए हम प्रैक्टिकली एक प्रॉब्लम करके समझते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे अलजेब्रा हमारी मदद करता है इस प्रॉब्लम को ठीक करने में, सॉल्व करने में। तो दो बच्चे हैं जिनका नाम है अमीना और सरिता। अमीना और सरिता खेल रहे हैं माचिस के तीलियों के साथ। अब ठीक है, अमीना ने क्या किया? अमीना ने 2 तीलियां ली और ऐसे रख दी। ये तीली का ऊपर वाला हिस्सा है, और ये एक तीली से ऐसे रख दी। फिर क्या किया? दूसरी तीली अमीना ने ऐसे बना दी, ऐसे रख दी। तो ये एल शेप की बन गई, है ना। और जो सरिता है, सरिता को ये कुछ इंटरेस्टिंग लगा, तो सरिता ने क्या किया? सरिता ने ये जो अमीना ने एल बनाया था, ठीक है, मैं ये दूसरी फिगर बना रहा हूँ, उसके आगे एक और ऐसे ही एल बना दिया, 2 और तीलियां रख के, ठीक है। फिर ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, फिर ने क्या किया? एक और एल बना दिया, ये दूसरा एल बन गया, ये तीसरा एल बन गया, ठीक है। ये तीलियों से बना है। अगर हम इसको ए स्टेज माने, बी स्टेज माने, या सी स्टेज माने, ठीक है। तो इन्होंने एल बनाया, फिर 2 एल बनाए, फिर 3 एल बनाए। अब एक और बच्चा आता है, अप्पू। अप्पू देखता है ये तो कुछ इंटरेस्टिंग बनाया है। वो अमीना और सरिता से पूछता है, अच्छा 7 एल बनाने में कितनी तीलियां लगेंगी, कितनी मैच स्टिक्स लगेंगी या तीलियां लगेंगी, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करते हैं? ये बोलते हैं चलो हम कैलकुलेट करेंगे। ये एक टेबल बनाते हैं, ठीक है। टेबल में लिखते हैं
नंबर ऑफ एल, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं नंबर ऑफ मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स तीलियों को बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एल जब 1 था, अब ए फिगर में देखोगे ऊपर, जब एक ही एल था तो कितनी तीलियां थी, 1 2, तो तीलियां कितनी हैं, 2। अब नंबर ऑफ एल 2, एल बनाए 2, तीलियां कितनी है, 1 2 3 4 4। नंबर ऑफ एल 3, 1 2 3, तीलियां कितनी हैं, 1 2 3 4 5 6। ऐसे ही इन्होंने एल और बनाए, उन्होंने 4 एल बनाए तो देखा कि उसमें तीलियां कितनी लग गई हैं, 8। उन्होंने 5 एल बनाए तो देखा तीलियां कितनी लग रही हैं, 10। 6 एल बनाए, तीलियां कितनी लग रही हैं, 12। ऐसे 7 एल बनाए तो तीलियां कितनी लग रही हैं इनको, 14। तो इनको मिल गया कि 7 एल के लिए इनको 14 तीलियां चाहिए। ये इनको कैलकुलेट क्या किया इन्होंने, एक्चुअली एल बनाए तो इनको ये मिल गई, ठीक है। अब मान लो ये तो हमें 7L या छोटी कैलकुलेशन थी, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्चुअली करके देखा। मान लो हमें देखना है कि 24L के लिए कितनी तीलियां लगेंगी या 75L बनाने के लिए कितनी तीलियां लगेंगी। अब ये इतने 24L बनाना में बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 75L बनाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, तो क्या करें, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए अमीना क्या देखती है, ऑब्जर्व करती है। वो देखती है कि जितने नंबर ऑफ एल्स है 1 2 3, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स उसके दुगना है। अगर ये 1 है तो इंटू 2 मतलब 2, अगर ये 2 है इंटू 2 मतलब 4, अगर ये 3 है इंटू 3 मतलब इंटू 2 मतलब 6, ट्वाइस है ना। तो मजे की बात ये है कि नंबर ऑफ मैच स्टिक्स कितना है, 2 टाइम्स जितने नंबर ऑफ एल होगा, ठीक है। तो ये हमने निकाल दिया, मतलब मैच स्टिक्स का नंबर डिपेंडेंट है एल पे, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, फिर से लिखता हूँ, नंबर ऑफ मैच स्टिक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ एल। तो नंबर एल का जितना भी नंबर होगा उतना ही उसके दुगना नंबर ऑफ मैच स्टिक्स होंगे। तो हमारी एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गई। तो हम नंबर ऑफ एल्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एन, ठीक है। चलो एन बोलते हैं कि नंबर ऑफ एल है, और मैच स्टिक्स का नंबर हमें उससे मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स क्या होगा, 2n। एन एक वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, कभी 1 होगा, कभी 2 होगा, कभी 3 होगा। तो ठीक है, अब हम इसमें इनपुट करेंगे नंबर। जैसे अगर नंबर ऑफ एल हमें 1 बनाना है तो मैच स्टिक्स कितनी बनेंगी, 2, है ना। अगर ऑफ इसी तरह से हमने बोला था 25 मैच स्टिक्स, 25 एल बनाने के लिए 25 एल बनाने के लिए मान लो कितने हमें करना पड़ेगा, इंटू 2 5 10, 2 2 4 5। तो 50 मैच स्टिक्स चाहिए हमें 25 एल बनाने के लिए। तो हमारी यही अलजेब्रिक इक्वेशन है जिसमें हम ऐसे लिखते हैं। तो 2n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एन, समझे। तो फिर हम n में डिफरेंट वैल्यूज डालते जाएंगे और ये नंबर ऑफ मैच स्टिक्स हमें मिलता जाएगा। सिंपल है। तो यही अलजेब्रा है कि हम अननोन वेरिएबल पुट करते हैं। वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू हमें पता ना हो, जिसका वैल्यू चेंज होता रहता है, और उससे हम निकालते हैं ये चीज़ें, सॉल्व करते हैं चीज़ें, ठीक है। ऐसे ही हम एक और पैटर्न देख सकते हैं। अगर ये मान लो अब एल की जगह ये सी बना रहे हो, एक मैच स्टिक इधर, एक मैच स्टिक इधर, एक मैच स्टिक ऐसे, एक सी, फिर दूसरा सी बना रहे हो, 2 सी बनाए, एक मैच स्टिक इधर, 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 एक मैच स्टिक
इधर, या 3 सी बना रहे हो, एक मैचस्टिक इधर, एक मैचस्टिक इधर, एक मैचस्टिक इधर, मैचस्टिक इधर, एक मैचस्टिक इधर, एक मैचस्टिक इधर। तो हम ऐसे ही अब टेबल बनाएंगे, नंबर ऑफ सी कितने हैं और नीचे क्या है नंबर ऑफ मैचस्टिक्स, कितने मैचस्टिक लगेंगे सी बनाने में। अब देखो जब नंबर ऑफ सी 1 है तो मैचस्टिक कितने हैं 1 2 3 है ना। जब मैचस्टिक 2 है तो जब सॉरी सी 2 है तो मैचस्टिक कितने हैं 1 2 3 4 5 6। जब मैचस्टिक 3 है सॉरी जब क्या बोलते हैं सी 3 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो सिंपल है, अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो ये भी 3 टाइम्स है ना। तो नंबर ऑफ मैचस्टिक कितने टाइम्स हैं 3 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ सी के। जैसे 1 है, अगर सी 1 है तो ये कितने 3 इंटू 1 3, ये सी 2 है 3 इंटू 2 6, सी 3 है 3 इंटू 3 9। तो हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैचस्टिक इज इक्वल टू 3। अगर हम इसको n बोलें, एक वेरिएबल दें जो नंबर ऑफ सी होगा, तो वो वेरिएबल को n दें, उसको बोलेंगे ये 3n है। अब कितने भी निकालो, अगर आप सी को 45 सी हो, मान लो 45 सी है तो हमें कितने ये मिलेंगे 3 इंटू 45, 3 5 15, 3 4 12 13 135 क्या होता है मैचस्टिक्स हमें लगेंगे उसमें। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि मान लो एक स्कूल में स्टूडेंट्स जो है नोटबुक खरीदने जाते हैं उनके बुक स्टोर से। एक नोटबुक की कीमत है, नोटबुक मतलब कॉपी जिसे हम बोलते हैं, इसमें लिखते हैं ₹5। अप्पू को 7 नोटबुक्स चाहिए, नोटबुक्स खरीदनी है। मुन्नू को 5 नोटबुक्स खरीदनी है। सारा को 4 नोटबुक्स खरीदनी है। तो सिंपल ही है, अगर हमें इनका निकालना है कि कितना अप्पू मुन्नू और सारे को कितने पैसे लाने पड़ेंगे, वो हम सिंपली निकाल सकते हैं। अप्पू को कितना लाना पड़ेगा 7 इंटू 5, 7 5 35 रुपीज़ लाने पड़ेंगे। और अगर मुन्नू को लेना पड़ेगा तो 5 इंटू 5 नोटबुक्स खरीदनी है और 5 रुपीज़ की है तो 25 रुपीज़। ठीक है, अगर सारा को लेना है तो 4 नोटबुक्स खरीदनी है 5 रुपीज़ की हैं तो 20 रुपीज़ लाने पड़ेंगे। बट अगर अब हमें ये नहीं पता कि बाकी बच्चों को कितना पैसा लाना पड़ेगा, हमें जनरल निकालना है सबके लिए कि किसी बच्चे को कितना पैसा लाना पड़ेगा। ये किस पे चीज़ पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उन्हें कितनी बुक्स चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे को कितना पैसा लाना चाहिए किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है उन्हें कितनी बुक्स चाहिए। क्योंकि एक बुक्स नहीं मतलब कॉपी चाहिए, क्योंकि एक कॉपी की वैल्यू तो 5 रुपये ही है। और उन्हें 10 चाहिए तो 10 कॉपीज चाहिए तो 10 इंटू 5 जगह 50। तो हम इसी तरह से निकाल सकते हैं नंबर ऑफ कॉपीज या नोटबुक्स। ठीक है, यहाँ है टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ में मतलब कॉस्ट है। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे सिंपल सी बात है। अब कैसे निकालेंगे ये हम कि कितना पैसा लाना पड़ेगा। अगर आपको एक बुक चाहिए तो एक बुक चाहिए इंटू 5 है ना, 2 बुक चाहिए तो इंटू 5 10 रुपीज़, 3 बुक चाहिए तो 3 इंटू 5 15 रुपीज़। ठीक है, ऐसे निकालना। मतलब ये वेरिएबल है, ये चेंज होता रहता है। तो हम इसको मान लो m लिख सकते हैं। तो बेसिकली टोटल कॉस्ट कितना आएगा हमारा 5m। अगर नंबर ऑफ कॉपीज m है, नंबर ऑफ कॉपीज चेंज होता है 1 2 3 4, कोई बोल रहा है मुझे 1 चाहिए, कोई बोल रहा है मुझे 2 चाहिए, कोई बोल रहा है 3 चाहिए। तो हमें उसके हिसाब से निकालना है कि उन्हें कितना पैसा लाना पड़ेगा, उन्हें कितना पे करना पड़ेगा। तो हम इसको बोलेंगे नंबर ऑफ कॉपीज अगर m है वेरिएबल दिया तो नंबर ऑफ कॉस्ट कितना है 5m। तो इससे निकाल दो, ये आ जाएगा 5
ये आएगा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30। इस तरह ये आगे आगे बढ़ता जा सकता है। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं। सपोज एक स्कूल में उन्होंने रिपब्लिक डे की ड्रिल करनी है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक रो में 10 बच्चे बैठेंगे, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9 कर दो और यहाँ पे 10 कर दो। तो एक रो में 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक रो में 10 बच्चे बैठ सकते हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम कितने बच्चों का अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने बच्चे इस ड्रिल में आएंगे। बट ये डिपेंड करता है कि कितने रोज बनाने हैं, है ना, कितने बच्चे इसमें अकोमोडेट होंगे इस ड्रिल में, डिपेंड करता है कि कितने रोज बनाने हैं। एक रो में अगर 10 बच्चे हैं तो आप डिपेंड कर लो, 2 रो बनाने हैं तो कितने बच्चे हो जाएंगे, 2 × 10 20, 3 रो बनाओगे तो 3 × 10 30, 4 रो बनाओगे तो 4 × 10 40। तो ये है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज को अगर हम आर बोले, आर एक वेरिएबल है जिसको हम अलग अलग नंबर दे सकते हैं, तो हमें नंबर ऑफ चिल्ड्रन मिल सकता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना हो जाएगा, 10 × r, सिंपली लिख सकते हैं 10r। ठीक है, तो आपको जितना भी रोज है आप डाल सकते हो। 10 अगर रोज हैं तो 10 × 10 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल है। इसी तरीके से हम डिफरेंट वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सरिता जो है, सरिता और अमीना के पास मार्बल्स है, कंचे हैं। ठीक है, सरिता बोल रही है मेरे पास 10 मार्बल्स ज़्यादा हैं अमीना से। ठीक है, मतलब अगर अमीना के पास 20 मार्बल्स हैं तो सरिता के पास कितने हैं, 30, 10 ज़्यादा। ठीक है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इक्वेशन में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे इक्वेशन में, कि अभी सरिता के मार्बल्स किसके बराबर है, अमीना के मार्बल्स के बराबर, अमीनाज मार्बल्स प्लस 10, क्योंकि 10 ज़्यादा हैं अमीना के मार्बल्स से, तो सिंपली हो गया इसके मार्बल प्लस 10, 20 + 10 30, है ना। तो सरिता के मार्बल कितने हो गए, अगर अमीना का मार्बल को हमने x कर दिया, ठीक है, तो सरिता के मार्बल कितने हो गए, x + 10, इसको मान लो x कर दिया। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है इस पे, जब ये चेंज होता जाएगा ये भी चेंज हो जाएगा, इसके नंबर ऑफ मार्बल्स भी चेंज होते रहेंगे। अगर हम अमीना को बोलेंगे इसके पास 40 मार्बल्स हैं तो सरिता के मार्बल कितने हो जाएंगे, 50, 40 + 10। तो ये चेंज हो रहा है तो इसलिए हम वेरिएबल दे रहे हैं x, तो सरिता के मार्बल कितने हो जाएंगे, x + 10। ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब आप इसको डिफरेंट वे से कर सकते हो। ठीक है, x + 10 प्लस है, एडिशन है, x × 10 मल्टीप्लीकेशन है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ऐसे एक और एग्जांपल है, राजू एंड बालू, 2 भाई हैं। बालू जो है राजू से छोटा है। भालू मतलब वो भालू नहीं, इनका नाम है बालू, यंगर देन राजू। बालू राजू से छोटे हैं बाय 3 ईयर्स, 3 साल से छोटे हैं। तो हमें पता नहीं है कि बालू और राजू की एक्चुअल एज कितनी है, मगर इतना पता है कि बालू राजू से 3 साल छोटे हैं। तो मान लो अगर राजू की एज है 15 साल तो बालू की एज कितनी होगी, 15 - 3 = 12। तो ऐसे ही हम डिफरेंट एजेस देख सकते हैं कि अगर राजू की एज 20 है तो भालू की एज कितनी होगी, 20 - 3 मतलब 17। तो इसमें हम बता सकते हैं कि बालू की एज किस पे डिपेंडेंट है, राजू की एज पे, क्योंकि राजू की एज पता चलेगी तभी हमें बालू की एज पता चल सकती है, क्योंकि बालू की एज जो है राजू की एज से -3 है,
क्योंकि वो छोटा है उनसे 3 साल। तो हम बोलेंगे राजू की एज अगर x है तो बालू की एज कितनी हो गई, x - 3। राजू की एज को हम x मानते हैं और x - 3, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। अगर राजू की एज है 10 तो बालू की एज है 10 - 3 = 7। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। ये अलजेब्रा है। कुछ एक्सप्रेशंस देखते हैं जो कि ज्योमेट्री में काम आते हैं, रूल्स फ्रॉम ज्योमेट्री। जैसे हम बोलेंगे पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। बच्चों का आपको पता ही होगा स्क्वायर क्या होता है, जिसके सारे साइड्स बराबर हो, जो पैरेलल हो। ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। मतलब इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ बराबर है, इसकी लेंथ बराबर है, सबकी लेंथ बराबर है, और ये पैरेलल है, ये दो पैरेलल है, ये दो पैरेलल है आपस में। तो पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर कितना होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। मतलब हम बोलेंगे एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, मतलब 4 टाइम्स एल। ठीक है, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, 4l। एल वेरिएबल है। अब इस स्क्वायर को हम कितना ही मतलब इस एल को कोई भी वैल्यू दे दे तो हम उस पेरीमीटर का, उस स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल सकते हैं। ऐसे ही पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, तो ऐसे एक फॉर्मूला सा बन गया ना। आपको अब स्क्वायर कोई भी लेंथ का स्क्वायर दिया जाए तो आप उसका पेरीमीटर झट से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4l। ऐसे ही अगर रेक्टेंगल हो, रेक्टेंगल में ये दो साइड्स पैरेलल हैं, वो बराबर हैं। अगर ये हम बोलते हैं L और ये B, ये ब्रेड्थ है, ये लेंथ है, ये दो बराबर है, ये दो बराबर पैरेलल है, तो क्या होता है L प्लस B प्लस L प्लस B। पेरीमीटर तो ये होता है ना, तो इसको हम कैसे करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 2L प्लस 2B, 2L है 2B। तो ये हमारा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकल जाएगा। सिंपल बात, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। अब देखो, क्योंकि ये जो वेरिएबल्स हम बोलते हैं ये एक्चुअली तो नंबर्स ही है ना, मतलब हम इसे नंबर पुट करते हैं, तो जो भी नंबर्स की प्रॉपर्टीज है वो इनकी प्रॉपर्टीज है। अब कम्यूटेटिव ऑफ एडिशन ऑफ 2 नंबर्स, हम बोलते हैं 4 + 3 = 3 + 4 = 7, ऐसे भी लिख सकते हैं 4 + 3। इसी तरह A + B = B + A, कुछ फर्क नहीं पड़ता, कैसे भी लिख लो। ठीक है, अब कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन, कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 4 × 3 = 3 × 4 = 12। इसी तरह A × B = B × A, यानी कि AB या B है, कैसे भी लिख लो। तो जो रूल्स उन पे एप्लीकेबल है नंबर्स पे, वो रूल्स इन पे भी एप्लीकेबल है। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ नंबर्स है, जैसे क्या है 7 × 38 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 × 30 + 8, है ना, मतलब 7 × 30 + 7 × 8 = 210 + 56 = 266। इसी तरह हम इन लेटर्स को भी देख सकते हैं, जैसे A × B + C = A × B + B × C। सिंपल, सॉरी, A × B × A + A × C, ये B नहीं, A × B A × C। लास्टली बच्चों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इक्वेशंस क्या होती हैं। इक्वेशंस मतलब जैसे हम यही बोलेंगे x - 3 = 11, ये इक्वेशन है। इक्वेशन मतलब जहाँ पे इक्वल साइन होता है और जो x के एक पर्टिकुलर नंबर से सेटिस्फाई होती है। सपोज x यहाँ पे कब 11 होगा, अगर x 1 डालेंगे, 1 - 3 = 11, गलत है। 2 डालेंगे, 2 - 3 = 11, गलत है ना। तो यहाँ पे क्या वैल्यू होना चाहिए कि -3 = 11 आ जाए। तो अगर हम 14 डालेंगे, 14 - 3 = 11, तो ये इक्वेशन 14 के लिए ट्रू है। जब x = 14 है तब ये इक्वेशन सही है, वरना इक्वेशन गलत है।
इक्वेशन तभी होती है जब लेफ्ट हैंड साइड, हम बोलते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इज इक्वल टू जरूरी है, ठीक है। ऐसी कोई चीज जैसे x माइनस 3 इज ग्रेटर देन 11, ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये इक्वेट नहीं हो रहे। इक्वेट मतलब इक्वेशन मतलब इक्वेट होना, ये होना चाहिए बराबर इसके, या x माइनस 3 इज लेस देन 11, ये भी इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन में हमेशा LHS इज इक्वल टू RHS, LHS लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल टू RHS राइट हैंड साइड। बच्चों इसी के साथ आज का सेशन खत्म करते हैं। अच्छा, अलजेब्रा के बारे में बोलते हैं कि इजिप्ट में अलजेब्रा का यूज़ हुआ था इन सिंबल्स का टू डिनोट अननोन नंबर्स, और इंडिया में भी आर्यभट्टा जैसे हैं, ब्रह्मगुप्ता, महावीरा और भास्कर टू, इन लोगों ने काफ़ी अलजेब्रा के बारे में काम किया है, काफ़ी अलजेब्रा को यूज़ किया है। वो अननोन्स को या वेरिएबल्स को क्या नाम देते थे, बीजा, वर्ना, और उनको कलर्स के फर्स्ट लेटर पे उनको नाम देते थे, जैसे काला का, नी फ्रॉम नीला, ऐसे नाम देते थे। और इंडियन नेम ऑफ अलजेब्रा इज बीजा गणित, ठीक है। तो ये थी अलजेब्रा की बात, आपने स्टार्ट कर दिया अलजेब्रा। आगे और क्लासेस में हम और अलजेब्रा पढ़ेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स अलजेब्रा पढ़ेंगे। हमारी बुक आप ज़रूर पढ़िएगा अगर आपको जीनियस बनना है, अगर आपको नए नए विचार लाने हैं। ये बुक अमेज़ॉन पे अवेलेबल है एज ई बुक, ज़रूर पढ़िए और हमें अपने विचार बताइए। आई एम श्योर कि आप नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं इस बुक में कॉन्सेप्ट्स को समझने पे। और थैंक यू, धन्यवाद, आप हमारे साथ रहे और हमें आपका सपोर्ट इस तरह चाहिए। धन्यवाद।